दोस्तों 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आज फाइनली फ्रॉम सीजन 4 आ ही गया, जिसमें कुछ लोग ऐसे गांव में फंस जाते हैं जहां से आज तक कोई भी निकल नहीं पाया। और यही नहीं, रात को वहां दरिंदे भी आते हैं जो लोगों को मार के खा जाते हैं। जिस भाई ने इसके पहले वाले सीजन नहीं देखे, जल्दी से हमारे चैनल पर जाके देख लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट सीजन खत्म हुआ था, जिसमें हमने देखा कि येलो मैन ने जिम के गले को फाड़ दिया था। तभी जूली, जो कि पास में ही थी, चिल्लाने लगती है। उसको देख के येलो मैन कहता है कि अक्सर लोग ऐसी चीजें करते हैं कि हमें खुद उन्हें रोकना पड़ता है। और जूली, तुम ऐसे टाइम में भागा मत करो, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन तभी येलो मैन देखता है कि जूली फिर से गायब हो गई है। फिर येलो मैन जिम के पास आता है और कहता है कि अब हम दोनों ही बचे हैं और तुम मुझे काफी पसंद भी थे। लेकिन जिम कहता है भॉर्ड में जाओ। फिर येलो मैन कहता है कि तुम हमेशा से ही बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और तुमने काफी दुख भी सहा है। अगर तुम आगे क्या होगा देख नहीं पाए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि आगे जो भी होने वाला है वो मेरा फेवरेट पार्ट है। लेकिन जिम ये सब बकवास खत्म होने से पहले ही मर चुका था, इसलिए येलो मैन हंसने लगता है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि गलती से उसी जगह आ गया था जहां पर आकर सब लोग फंस जाते हैं, यानी उसी टूटे वृक्ष के पास। अब इसके साथ क्या होगा आपको पता ही है। फिर वह आदमी अपनी गाड़ी वापस घुमा लेता है। अब ये कौन है हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम फातिमा, एलिस और केनी को देखते हैं। तभी फातिमा कहती है कि जब मैंने उन मॉन्स्टर्स को देखा तो मैं समझ गई कि वो लोग पहले हमारे जैसे इंसान ही थे, लेकिन फिर उन्होंने शैतान जैसी किसी चीज के साथ डील कर ली। फिर वह दर्द के कारण परेशान हो जाती है और पूछती है कि बॉयड कहाँ है। केनी कहता है कि मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ, तुम दोनों भी यहाँ से चली जाओ। फिर केनी, एलिस और फातिमा को वहाँ से बाहर भेज देता है। उनके जाने के बाद केनी आगे बढ़ने लगता है और नीचे पहुँच जाता है। काफी नीचे आने पर उसे एक गुफा नजर आती है। फिर वो बॉयड का नाम पुकारते हुए गुफा में आगे बढ़ने लगता है। काफी अंदर जाने के बाद बॉयड पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है और कहता है यहाँ कुछ भी मत बोलो। तभी केनी की नजर स्माइली मॉन्स्टर पर जाती है जो कि अपने कपड़े पहन रहा था। फिर वह केनी को कहता है, केनी काफी वक्त के बाद दिखे हो, अब आएगा असली मजा। ये बात सुनकर केनी डर जाता है और बॉयड उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों ऊपर आ जाते हैं और बेसमेंट को बंद कर देते हैं। तभी केनी पूछता है कि हमने उसे जलाकर मार दिया था तो वो जिंदा कैसे है। बॉयड कहता है कि वो बेबी था और अब वो बड़ा होकर स्माइली बन गया है। ये सब मेरे ही सामने हुआ है। फिर केनी पूछता है कि क्या उसको फातिमा ने पैदा किया था। बॉयड कहता है हाँ। दूसरी तरफ डोना क्रिस्टी को कम्युनिटी हाउस में बुलाती है। दरअसल क्रिस्टी जानना चाहती थी कि यहाँ क्या हुआ था। तभी उनकी नजर सारा पर जाती है और डोना उससे पूछती है कि बॉयड कहाँ है। सारा कहती है कि मुझे नहीं पता और अब यहाँ सब लोग वापस आ रहे हैं, इसलिए मुझे निकलना होगा। डोना कहती है हाँ, यही तुम्हारे लिए सही होगा। फिर सारा के जाने के बाद डोना क्रिस्टी को लेकर अंदर आ जाती है, लेकिन तभी डैनी उनको गन पॉइंट पर ले लेती है। डोना कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी गन में गोलियां नहीं है, इसलिए इसे नीचे कर लो। फिर डैनी शांत हो जाती है, लेकिन अभी भी डैनी को उन लोगों पर भरोसा नहीं था। फिर डोना क्रिस्टी को एल्गिन के पास ले जाती है। एल्गिन बुरी तरह घायल था क्योंकि सारा ने एल्गिन से सच उगलवाने के लिए उसकी आंख में स्क्रू ड्राइवर घुसेड़ दिया था। क्रिस्टी को खुद भी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो एल्जिन का इलाज करने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ एक और लड़की आ जाती है, जिसके बाद डोना उसे बाहर ले जाती है और क्रिस्टी से कहती है कि तुम एल्जिन का इलाज करो। वहीं दूसरी तरफ वो येलो जैकेट वाला आदमी जंगल में आगे बढ़ रहा था। फिर कुछ देर बाद वो एक जगह पर रुककर अपना सूटकेस बाहर निकालता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। ये आदमी एक रहस्यमयी इंसान है जिसका राज हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ वो स्ट्रेंजर, जो कि पादरी जैसा लग रहा था, अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे कोई अंदाजा भी नहीं था कि ये टाउन उसे घुमा फिराकर वापस उसी जगह पर ले आएगा। अगले सीन में हम डैनी और बॉयड को देखते हैं जो अब पुलिस स्टेशन वापस आ गए थे। डैनी बॉयड से पूछता है कि आगे का क्या प्लान है। फिर बॉयड उसे ढेर सारी बुलेट्स दिखाता है जो कि उसने सभी से छुपा कर रखी थी। दरअसल बॉयड को अंदाजा हो गया था कि वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और उसने बेसमेंट में जो देखा उसके बाद तो उसको पक्का यकीन हो गया कि अब उन मॉन्स्टर्स को मार पाना नामुमकिन है, यानी कि उन्हें जिंदा रहने के लिए हर दिन अपनी जान बचानी होगी। बॉयड डैनी से कहता है कि इस टाउन में जितने भी लोग मौजूद हैं
उन सभी को बचाना होगा, इसलिए अब रास्ते में जो भी आए उसे मार देना। डैनी को ये आइडिया सही नहीं लगता, लेकिन उनके पास जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर डैनी बॉयड को बताता है कि यहाँ हम सभी को मिलाकर कुल 47 लोग हैं। यह बात सुनकर बॉयड थोड़ा चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टी जब एल्जिन का इलाज कर रही थी, तभी एल्जिन उससे कहता है कि शायद तुम्हें लगता होगा मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, लेकिन क्रिस्टी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जगह अच्छे से अच्छे इंसान को भी बुरा बना देती है। फिर क्रिस्टी एल्जिन को पूरी तरह ठीक करने के लिए उसकी आंख में स्प्रे मारती है। फिर एल्जिन क्रिस्टी से कहता है कि वो बच्चा पैदा हो चुका है और अब हम लोग अपने घर वापस जा पाएंगे, लेकिन क्रिस्टी एल्जिन को झूठा दिलासा नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो एल्जिन से कहती है कि हमारे साथ पहले भी कई बार धोखा हो चुका है, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। फिर क्रिस्टी एल्जिन की आंख को सिलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ टबिथा जंगल के रास्ते से होकर डाइनर के पास वापस आ जाती है। ईथन और जूली अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी टबिथा गौर करती है कि जिम उनके साथ नहीं है। फिर टबिथा उन दोनों से पूछती है कि जिम कहाँ है, लेकिन दोनों टबिथा का ये सवाल सुनकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिम टबिथा के ही साथ है। अब जूली को अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तभी टबिथा उन दोनों से कहती है कि कोई गड़बड़ नहीं है, अब हमें घर जाना चाहिए। अगले सीन में हम पादरी को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और इसी घबराहट की वजह से उनकी कार पुलिस स्टेशन से टकरा जाती है। फिर बॉयड और डैनी बाहर आकर पादरी को देखते हैं। उनके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम सोफिया है। सोफिया और पादरी कार के अंदर बुरी तरह फंस जाते हैं, इसलिए बॉयड फौरन एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। फिर डैनी बॉयड के कहने पर हार्डवेयर का सामान लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि गाड़ी का दरवाजा पूरी तरह जैम हो गया था। जिस समय टबिथा सोफिया को बचा रही थी, तभी सोफिया उसे अपने बारे में बताने लगती है। दरअसल सोफिया पादरी की बेटी है और अब वो अपने पिता को जोर जोर से पुकार रही थी, क्योंकि वो उठ नहीं रहे थे। फिर बॉयड चाकू की मदद से सीट बेल्ट काट देता है। दूसरी तरफ डैनी जब सामान ला रहा था, तभी उसे जेड मिलता है। जेड डैनी से पूछता है कि क्या हो गया। फिर डैनी उसे सारी बात बताता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। बॉयड जैसे तैसे सोफिया को गाड़ी से निकाल लेता है, जिसके बाद टबिथा उसे संभालती है। तभी वहाँ जेड और डैनी भी आ जाते हैं। जेड ये जानने के बाद हैरान रह जाता है कि उन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है। तभी कुछ देर बाद एम्बुलेंस भी आ जाती है। बॉयड मैरियल को सारी बात बताता है, जिसके बाद मैरियल कांच के बीच से पादरी को निकालने की कोशिश करती है। इधर टबिथा सोफिया को एम्बुलेंस में ले जाती है ताकि उसका मन थोड़ा शांत हो जाए। अच्छी बात यह थी कि पादरी अभी भी जिंदा था। फिर कुछ देर बाद भीड़ देखकर विक्टोर भी वहां आ जाता है। इसके बाद मैरियल सोफिया का चेकअप करती है और वहीं दूसरी तरफ बॉयड और डैनी मिलकर गाड़ी का दरवाजा खोल देते हैं। फिर सोफिया को सारी कहानी बताती है। दरअसल सोफिया और पादरी गलती से यहाँ आ गए थे, क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक था, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी वापस पीछे ले ली। तभी अचानक पादरी को कुछ होने लगता है। सोफिया को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हो गया। तभी गाड़ी भी अचानक से बहुत तेज हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन से टकरा जाते हैं। अब सभी लोग मिलकर पादरी को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में बिठा दिया जाता है। मैरियल बॉयड से कहती है कि शायद पादरी को सीजर हुआ है, जिसके बाद वो पादरी को फौरन हॉस्पिटल ले जाती है। इस समय टैबिथा के दोनों बच्चे जिम को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन तभी टैबिथा उन दोनों से कहती है कि पापा रात होने से पहले घर आ जाएंगे। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। तभी जेड टैबिटा के पास आकर कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। दरअसल टैबिटा अपने बेटे ईथन को लेकर बहुत परेशान थी और इसीलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। वो लोग सालों से इस जगह पर रह रहे हैं और उन्हें खुद ये बात नहीं पता थी। टबिथा जेड से कहती है कि वो बच्चे जो हमें दिखते हैं, टबिथा और जेड का पुनर्जन्म सब एक माया जाल है और ये सब कुछ इस टाउन की वजह से हो रहा है। अब टैबिटा और जेड जिम के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि तभी वो लोग आगे का फैसला ले पाएंगे। इधर बॉयड जब कम्युनिटी हाउस जाता है तो मिरान काफी ज्यादा भड़की हुई थी। वो बॉयड से कहती है कि तुम एक राक्षस हो और मुझे उस बच्चे के बारे में सब कुछ पता चल गया है। फिर बॉयड डोना से मिलता है, जहां डोना उसे एल्जिन की हालत के बारे में बताती है। इसके बाद बॉयड और डोना ऊपर सभी से बात करने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिरान डाइनर में वापस आ जाती है। इस समय वो काफी ज्यादा भड़की हुई थी, लेकिन तभी वहां रेडियो पर एक गाना बजने लगता है, जैसे कि कोई मिरान से बात कर रहा हो।
ये सुनकर मिरा और भी ज्यादा भड़क जाती है। तभी उसे बेसमेंट में एक कपड़ा मिलता है। दूसरी तरफ फातिमा भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, जिसके बाद क्रिस्टी उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारा बच्चा कैसा था। फातिमा क्रिस्टी की बात सुनकर भड़क जाती है, क्योंकि वो पहले ही अपने बच्चे को खोने का दुख झेल रही है, जो कि असल में एक मॉन्स्टर था। तभी वहाँ बॉयड और डोना भी आ जाते हैं। फातिमा बॉयड से पूछती है कि उस भूतिया औरत ने मेरे बच्चे के साथ क्या किया था। फिर बॉयड उसे सारी बात बताता है कि कैसे फातिमा का बच्चा एक मॉन्स्टर में बदल गया और वो वही मॉन्स्टर था जिसे बॉयड ने मारा था। तभी डोना को बाहर से कुछ आवाज आती है। फिर जब वो बाहर जाकर देखती है तो विक्टर सारा सामान हटा रहा था। डोना विक्टर से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। विक्टर कहता है कि मैं अपने पिता के रहने के लिए जगह बना रहा हूँ। तभी हेनरी डोना से माफी मांगता है, जिसके बाद डोना वहाँ से चली जाती है। फिर डोना वापस अंदर आकर बॉयड से पूछती है कि क्या वो सच में मॉन्स्टर था। बॉयड कहता है कि हाँ, मैंने और डैनी दोनों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। फिर बॉयड फातिमा से पूछता है कि तुमने वहाँ क्या देखा था। फिर फातिमा उसे सारी बात बताती है। दरअसल फातिमा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक मॉन्स्टर को जन्म देने वाली है। फिर बच्चे को जन्म देते ही वो भूतिया औरत फातिमा के बच्चे को उसके पास से ले गई और उसके बाद क्या हुआ ये तो बॉयड को पता ही है। बॉयड को लगता है कि शायद फातिमा उनसे कुछ छुपा रही है, लेकिन फातिमा बॉयड की बात सुनकर थोड़ा भड़क जाती है और फिर नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ पादरी अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां सोफिया उनके लिए प्रेयर करती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तभी डैनी मैरियल से पूछता है कि क्या ये ठीक हो जाएंगे। मैरियल कहती है कि पता नहीं, क्योंकि अब तक तो दवाइयों का असर हो जाना चाहिए था। फिर सोफिया डैनी से फोन मांगती है, क्योंकि उसे अपनी माँ से बात करनी थी। डैनी सोफिया को बताता है कि इस जगह पर कोई भी फोन नहीं है। सोफिया को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, जिसके बाद डैनी उसे बाहर ले जाता है और इस टाउन के बारे में सब कुछ बताता है। दूसरी तरफ टैब्था, जूलिया और ईथन जिम के लिए परेशान हो रहे थे। टैब्था को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि जिम आखिर कहाँ चला गया है, लेकिन फिर वो अपने बच्चों को दिलासा देती है कि पापा जल्द ही लौट आएंगे। तभी जूली और तैबिथा के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें सच नहीं बता रही थी। फिर इथन उन दोनों की लड़ाई शांत करवाता है और टैबिटा से पूछता है कि क्या पापा सच में मर चुके हैं। फिर जवाब में टैबिटा उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिम शायद कॉलोनी हाउस में आरवी में होगा और वो जल्द ही वापस आ जाएगा। अब ईथन भी टबिथा की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी जूली उसको कहती है कि हम जैसा सोचेंगे वैसी ही ये जगह बन जाएगी, तो हमें अच्छा सोचना चाहिए। ईथन अपनी बहन जूली की बात मान लेता है। दूसरी तरफ डैनी ने अब तक सोफिया को सारी बातें बता दी थी, जिसे सुनने के बाद सोफिया को काफी ज्यादा हैरानी होती है। तभी सोफिया को वो रहस्यमयी पत्थर दिखता है, लेकिन डैनी सोफिया को साफ मना कर देता है कि उस पत्थर को कभी भी छूना मत, क्योंकि वो बहुत खतरनाक चीज है। असल में डैनी को खुद भी नहीं पता था कि इस पत्थर से क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सोफिया को उसे छूने से मना कर देता है, क्योंकि ये टाउन रहस्यों से भरा हुआ है। सोफिया को यकीन था कि भगवान हर जगह मौजूद है और इस जगह पर भी वो उन्हें बचाने जरूर आएंगे। दूसरी तरफ फातिमा जब नहा रही थी तो वो अपने पेट को फील करने की कोशिश करती है, जिसमें वो मॉन्स्टर जन्म ले रहा था, और इस बात से वो डरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग जानना चाहते थे कि बेसमेंट में क्या हुआ था, लेकिन बॉयड उन्हें उस लड़की और पादरी के बारे में बताता है जो कुछ समय पहले ही इस टाउन में आए हैं। बॉयड उनसे कहता है कि उस लड़की के पिता को सीजर हुआ है, जैसा यहाँ बाकी लोगों को हुआ था, और अभी डैनी उस लड़की को इस टाउन की सारी सच्चाई बता रहा है। सभी लोग बॉयड की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। पहले बॉयड को उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो लोग इस टाउन से निकल जाएंगे, लेकिन गुफा में जो हुआ उसे देखने के बाद बॉयड को यकीन हो गया है कि टाउन से निकल पाना नामुमकिन है। वो मॉन्स्टर्स कभी भी मर नहीं सकते और वो मॉन्स्टर्स एक एक करके उन सभी को मार देंगे। अब बॉयड अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन तभी क्रिस्टी कहती है कि तुम हिम्मत नहीं हार सकते, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों की उम्मीदें तुम पर ही टिकी हुई हैं। क्रिस्टी खुद सैकड़ों लोगों का इलाज करती है और इसीलिए उसे पता है कि यहाँ के लोगों को बॉयड पर यकीन है। अब एलिस बॉयड से अकेले में कुछ बात करना चाहता था, जिसके बाद बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। एलिस भी बॉयड को यही समझाता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को तुम पर बहुत भरोसा है। फिर जवाब में बॉयड एलिस से कहता है कि गुफा वाले हादसे को देखने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है और मैंने तुम्हारे साथ भी तो गलत किया था। बात करते वक्त बॉयड थोड़ा भावुक हो जाता है, जिसके बाद एलिस उसे संभालता है। अगले सीन में हम टबिथा को देखते हैं,
जिसने ईथन को सुला दिया था। तभी उसे किचन में से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो तीनों किचन के अंदर देखने जाते हैं। दरअसल किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे यहाँ कोई आया हो, लेकिन तभी अचानक वो सारी चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। ये दृश्य देखकर टबिथा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ डैनी के सो जाने के बाद सोफिया पादरी के पास आ जाती है और फिर उनके शरीर पर हाथ रखकर एक मंत्र बोलती है, जिसके बाद पादरी उठ जाते हैं। फिर सोफिया पादरी से पूछती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। जवाब में पादरी 2 बार अपनी पलकें झपकाते हैं। फिर सोफिया पादरी से कहती है कि तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होगे, लेकिन यहाँ की कहानी में आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। सोफिया के इतना कहते ही कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो जंगल में अपने कपड़े बदल रहा था। दरअसल पादरी जब इस टाउन में पहुंचे तो उनके साथ कोई लड़की नहीं थी, और जब जमीन पर गिरा हुआ पेड़ देखकर वो वापस जाने लगते हैं तो वो बूढ़ा आदमी एक लड़की का वेश बनाकर पादरी से लिफ्ट मांगता है। वो पादरी से कहता है, मैं यहाँ खो गई हूँ, जिसके बाद पादरी उसकी मदद करने के लिए उसे लिफ्ट दे देते हैं। फिर सोफिया धीरे धीरे पादरी को अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं से सोफिया का असली खेल शुरू होता है। वर्तमान में सोफिया पादरी से कहती है कि तुम आगे की कहानी देख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें मारने के बाद यहाँ के सभी लोगों को मार दूंगी। फिर इतना कहकर सोफिया पादरी का मुंह पकड़ लेती है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बॉयड इस बूढ़े आदमी से अपने लोगों को कैसे बचाएगा और ये बूढ़ा आदमी असल में कौन है, ये सभी राज खुलेंगे अगले एपिसोड में। सेकंड एपिसोड में हम डैनी को देखते हैं। आधी रात को डैनी की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो देखता है कि सोफिया घर पर नहीं है। डैनी ये सोचकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि रात के वक्त हर जगह मॉन्स्टर्स घूमते हैं। फिर डैनी दौड़कर सोफिया के पीछे जाता है। सोफिया घर से ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए डैनी उसे पकड़कर अंदर ले आता है और कहता है कि रात को बाहर मत जाया करो। फिर सोफिया डैनी के सीने से लगकर रोने लगती है, क्योंकि उसके पापा नहीं रहे। सोफिया के रोने की आवाज सुनकर मारियल भी बाहर आ जाती है। डैनी मारियल से कहता है कि परेशान मत हो, मैं सोफिया को संभाल लूंगा। जिसके बाद मारियल सोफिया के पिता को जाकर देखती है। अगले सीन में बॉयड एल्गिन के कमरे में उससे बात करने जाता है। बॉयड एल्गिन से कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकता और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के लोग तुम्हें मार डालें। एल्गिन बॉयड की बात समझ नहीं पाता, जिसके बाद बॉयड उससे कहता है कि अगर कोई तुमसे तुम्हारी आंख के बारे में पूछे तो यही कहना कि फातिमा को बचाते वक्त ये चोट लग गई थी। एल्गिन बॉयड की बात मान लेता है और बॉयड अपने कमरे में सोने चला जाता है। फिर अगली सुबह बॉयड जब घर से बाहर जा रहा था, तभी उसे एक अजीब सी चीज लटकी हुई दिखाई देती है। बॉयड तुरंत अपनी दूरबीन बाहर लेकर आता है और देखता है कि एक बोरी के अंदर से खून टपक रहा था। उस बोरी को देखकर बॉयड का दिल जोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि इस वक्त टाउन में केवल एक ही शख्स गायब है और उस शख्स का नाम है जिम। फिर कुछ देर बाद मिरन, जेड, डोना और बाकी सभी लोग वहां आ जाते हैं। टवेथा जब वो बोरी देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत रखकर अपने बच्चों को संभालती है और उन्हें अंदर भेज देती है। अब ईथन को भी अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो दौड़कर बाहर आ जाता है, लेकिन तभी टवेथा उसे रोकती है और जूली से कहती है कि ईथन को अपने साथ ले जाओ। जूली समझदार थी, इसलिए वो हिम्मत दिखाकर ईथन को अपने साथ ले जाती है। फिर टवेथा आंखों में आंसू लिए उस बोरी के पास जाती है और उसे खोलकर देखती है, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस बोरी के अंदर जिम नहीं बल्कि एक मरी हुई भेड़ थी। दूसरी तरफ जूली ईथन का मन बहलाने के लिए उसे फार्म हाउस में ले जाती है, लेकिन फार्म हाउस का दरवाजा खोलते ही उन दोनों की चीख निकल जाती है। फिर टवेथा और बॉयड उन दोनों की आवाज सुनकर तुरंत फार्म हाउस की तरफ भागते हैं। दरअसल फार्म हाउस में जिम की लाश लटक रही थी और साथ ही एक मैसेज भी लिखा हुआ था, कुछ जानने के बदले कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। फिर टवेथा जिम की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद बॉयड टवेथा को संभालता है और उसे हिम्मत देता है। दूसरी तरफ डैनी जब सोफिया से बात कर रहा था, तभी सोफिया उसे बताती है कि मेरा चश्मा खराब हो गया है। फिर डैनी उसे स्टोर रूम में ले जाता है, क्योंकि वहां इस तरह के कई सारे लेंस मिल जाएंगे। अब कहीं ना कहीं डैनी सोफिया को पसंद करने लगा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सोफिया असल में है कौन। वहीं दूसरी तरफ बॉयड टवेथा और उसके बच्चों को घर भेज देता है। ईथन बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि टवेथा शुरू से ही सब कुछ जानती थी।
लेकिन फिर भी उसने ये सच छुपा कर रखा। फिर ट्वेथा ईथन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ईथन और जूली गुस्से में वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बॉयट, जेड और एलिस जिम की लाश को चर्च ले जाते हैं, क्योंकि जिम के फ्यूनरल से पहले उसकी कटी पिटी बॉडी को थोड़ा सुधारना होगा। बॉयट को समझ नहीं आ रहा था कि उस मैसेज का क्या मतलब है, जिसके बाद जेड उस मैसेज की पहेली को सुलझाने में लग जाता है। दूसरी तरफ जब डैनी सोफिया को स्टोर रूम में ले जा रहा था, तभी उसे सारा मिल जाती है। सारा डैनी से कहती है कि सोफिया को नए लेंस मैं दे दूंगी और तब तक तुम अपना बाकी का काम देख सकते हो। डैनी सोफिया के साथ जाना चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे सारा की बात माननी पड़ती है। फिर सारा सोफिया को अपने साथ ले जाती है और उसे अलग अलग तरह के लेंस दिखाती है। चश्मा पसंद करने के बाद सारा सोफिया को खाना खिलाने ले जाती है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। अगले सीन में हम बॉयट और जेड को देखते हैं, जो मैसेज के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल जेड ने उस मैसेज की पहेली सुलझा ली है और कि जिम की मौत का कारण वो लोग खुद हैं। असल में ट्वेथा और जेड ने बोतल वाले पेड़ के पास जाकर उन चिट्ठियों की पहेली सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ की शक्तियाँ नहीं चाहती कि कोई भी इस टाउन से बाहर जाए, जिस वजह से ट्वेथा की गलती की कीमत जिम को चुकानी पड़ी। अब बॉयट को जेड की बात सही लगती है, जिसके बाद जेड ट्वेथा के पास चला जाता है ताकि वो उसे भी ये सारी बात बता सके। इधर जूली ईथन को सुलाकर रैंडल के पास चली जाती है, क्योंकि उसे रैंडल की मदद चाहिए थी। दरअसल जूली को यकीन था कि उस जंगल में कुछ तो हुआ था, कुछ ऐसा जिसकी वजह से जूली टेलीपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में चली गई थी और अब जूली को फिर से उसी जगह पर जाना है ताकि वो अपने पिता को बचा सके। लेकिन रैंडल जूली को समझाता है कि तुम्हें ये पागलपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जंगल रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन जूली को किसी भी हालत में जिम को बचाना था। इधर ट्वेथा जब वो मैसेज मिटा रही थी, तभी जेड वहां आ जाता है। ट्वेथा जेड को देखते ही उसे जाने के लिए कह देती है, क्योंकि उसका अभी किसी से भी बात करने का मन नहीं था। फिर जेड ट्वेथा को समझाता है कि जिम की मौत का कारण हम खुद हैं, क्योंकि हमने यहाँ के रहस्यों को जानने की कोशिश करी थी। जेड की बात सुनकर ट्वेथा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जेड से कहती है कि मैं जिम की मौत से डरने वाली नहीं हूँ। फिर इतना कहकर ट्वेथा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जेड सोचता है कि उसे ट्वेथा को रोकना चाहिए, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि ट्वेथा अभी बहुत दुखी है। अगले सीन में हम मिरन को देखते हैं, जो अकेले बैठकर कुछ सोच रही थी। मिरन इस टाउन से और यहाँ के लोगों से तंग आ चुकी है और इसीलिए वो चुपचाप एम्बुलेंस स्टार्ट करती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टी और मारियल मिरन को देख लेते हैं। फिर क्रिस्टी जबरदस्ती मिरन के साथ एम्बुलेंस में बैठ जाती है और कहती है कि अगर जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्रिस्टी को पता था कि यहाँ हर जगह खतरा है और इसीलिए वो मिरन के साथ चली जाती है। फिर मारियल बॉयट और डैनी के पास आकर उन्हें ये सारी बात बताती है। तभी बॉयट, डैनी और मारियल मिरन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती और एम्बुलेंस भगाकर वहां से निकल जाती है। तभी क्रिस्टी मिरन से पूछती है कि तुम क्या करना चाह रही हो, जिसके जवाब में मिरन कहती है कि मैं अब तुम लोगों की ओर नहीं सुनूंगी। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और इसीलिए मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगी। फिर क्रिस्टी मिरन को समझाती है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि ये टाउन घूम फिरकर हमें एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन मिरन क्रिस्टी की कोई भी बात नहीं सुनती, क्योंकि उसे बस यहाँ से बाहर निकलना था। इधर ट्वेथा जिम की बॉडी के पास आकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों इस तरह अलग होंगे। फिर ट्वेथा जिम से वादा करती है कि मैं ईथन और जूली का पूरा ख्याल रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ जब मिरन बार बार घूम फिरकर वहीं से निकल रही थी, तो बॉयट कई बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं सुनती तो बॉयट डैनी से कहकर सड़क पर कांटों वाली स्ट्रिप बिछा देता है ताकि गाड़ी उसके ऊपर से निकलते ही रुक जाए। लेकिन मिरन और क्रिस्टी जब वहां जा रहे थे, तभी उन्हें जंगल के पास ईथन दिखाई देता है। ईथन अपना बैग लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन एम्बुलेंस देखते ही वो झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। फिर क्रिस्टी मिरन से कहती है कि गाड़ी रोको, हमें ईथन को बचाना होगा, लेकिन मिरन उसकी बात नहीं मानती। अगले सीन में हम जूली और रैंडल को देखते हैं, जो उन्हीं पत्थरों के पास पहुंच जाती हैं, जहां से पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। जूली रैंडल से कहती है कि पहले तुम जाकर देखो, जिसके बाद रैंडल एक गहरी सांस लेकर पत्थरों के आगे चला जाता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि पत्थरों से निकलने पर भी रैंडल को कुछ नहीं होता। इसका मतलब यहाँ की शक्तियाँ केवल उन्हीं लोगों पर काम करती हैं जिनको वो खुद चुनती है, जैसे कि वो बच्चे जो केवल ट्वेथा
और जेड को ही दिखाई देते हैं। फिर जूली रैंडल को सारा प्लान समझा देती है, जिसके मुताबिक जूली इन पत्थरों से होकर टाइम ट्रेवलिंग करेगी और अगर उसे कोई भी गड़बड़ लगी तो रैंडल उसे बाहर खींच लेगा। रैंडल जूली की बात अच्छी तरह से समझ जाता है। फिर जूली उन पत्थरों से होकर एक अंधेरी रात में पहुंच जाती है, जहां जिम, बॉयट और डोना मॉन्स्टर से बचकर एक टेंट में छुपे हुए थे। बॉयट उन मॉन्स्टर्स के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा था, लेकिन गोलियों से उन्हें खरोंच तक नहीं आती। दूसरी तरफ जूली ये देखकर हैरान रह जाती है कि यहाँ पर उसके डैड जिंदा हैं। फिर जूली उनके पीछे जाती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जूली को पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। अब जूली की सांस धीरे धीरे बंद हो रही थी, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाती है, रैंडल मुझे बाहर खींचो। रैंडल जूली की आवाज सुनते ही तुरंत उसे पत्थरों से बाहर ले आता है, जिसके बाद जूली वास्तविक दुनिया में आ जाती है। अब जूली दोबारा उसी दुनिया में जाना चाहती थी क्योंकि वहां उसके डैड थे, लेकिन तभी रैंडल उसे रोक लेता है क्योंकि इस तरह वो जूली को भी खो देगा। फिर जूली अपने डैड के बारे में सोचकर फूट फूट कर रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं नुकीली स्ट्रिप पर गाड़ी चढ़ते ही टायर फट जाते हैं, जिसके बाद बॉयट मिरन को हथकड़ी पहना देता है क्योंकि आज उसकी वजह से क्रिस्टी की जान चली जाती। एपिसोड के लास्ट सीन में हम ईथन को देखते हैं, जो आरवी के अंदर से रेडियो लेने गया था। ईथन जब आरवी के बाहर निकलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जिम उसके सामने बैठा हुआ था। ईथन जिम को देखते ही उसे गले से लगा लेता है। फिर जिम उसको कहता है कि तुम्हें मेरे जाने के बाद टवेथा और जूली का ख्याल रखना होगा। जिम बार बार जंगल की तरफ देख रहा था, जैसे वहां से कोई आ रहा हो। फिर जिम ईथन से पूछता है कि जब हम लोग इस टाउन में पहली बार आए थे तो तुमने एक सपना देखा था जहां आंसुओं से बना एक लेक था। जिम की बात सुनकर ईथन को वो सपना याद आ जाता है, जिसके बाद जिम उससे कहता है कि उस सपने का कुछ मतलब था और अब तुम्हें उस लेक को ढूंढना होगा। तभी टवेथा, बॉयट और बाकी लोग वहां आ जाते हैं, जिसके बाद जिम वहां से गायब हो जाता है। टवेथा ईथन से मिलते ही उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो बहुत डर गई थी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जिम ने ईथन से ऐसा क्यों कहा। क्या ये जिम ही था जो ईथन से ये सब कुछ करवा रहा था, या इसके पीछे कोई और राज छुपा हुआ है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं फातिमा किचन में एक ग्लास पानी पीने जाती है, लेकिन तभी उसे वहां एल्गिन दिख जाता है। एल्गिन बहुत उदास बैठा था क्योंकि बॉयट और बाकी सभी ने मिलकर उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया था। फिर फातिमा एल्गिन को समझाती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये टाउन सभी की समझ से परे है। एल्गिन को लग रहा था कि फातिमा शायद उससे नाराज होगी, लेकिन तभी फातिमा उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समय फातिमा खुद भी बहुत दुखी थी क्योंकि यहाँ कोई भी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा। फिर जाने से पहले फातिमा एल्गिन से कहती है कि मुझे एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन अब वो काम क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम बॉयट को देखते हैं, जिसे नींद में बुरे बुरे सपने आ रहे थे। बॉयट देखता है कि कैसे इस टाउन ने उसकी पत्नी को छीन लिया और उन सभी लोगों को भी जो यहाँ आए थे। तभी बॉयट की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो मिरन से बात करने उसके सेल में चला जाता है। बॉयट मिरन से गुस्सा नहीं था और ना ही उसकी मिरन के साथ कोई दुश्मनी है। वो बस मिरन को इतना समझाना चाहता था कि यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि बॉयट और बाकी सभी पहले ही ये सारी कोशिशें कर चुके हैं। फिर वो मिरन से कहता है कि कल जो तुमने किया वो गलती नहीं, अपराध था, क्योंकि अगर क्रिस्टी को कुछ हो जाता तो शायद आज तुम्हारी हालात कुछ और होते। मिरन बॉयट से कहती है कि तुम मुझे बस एक गोली लाकर दे दो, सिर्फ एक, और उसके बाद जो कुछ करना है वो मैं खुद देख लूंगी। बॉयट मिरन की बात सुनकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं टाउन के सभी लोग मिलकर तय करते हैं कि उन्हें सोफिया के फादर का फ्यूनरल कर देना चाहिए, जिसके बाद सोफिया और मारियल उनकी बॉडी एक कपड़े में लपेट देते हैं। अब सोफिया आखिरी बार अपने पापा से अकेले में बात करना चाहती थी, जिसके बाद सभी लोग बाहर चले जाते हैं। उन लोगों के बाहर जाते ही सोफिया उर्फ येलो मैन अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। सोफिया पादरी के मुंह में हाथ डालकर उनका एक दांत बाहर निकाल लेती है, जो नीचे से सड़ चुका था। दूसरी तरफ बॉयट जेड से मिलने जाता है क्योंकि जेड इस रहस्यमयी टाउन की पहेली सुलझाने में काफी परेशान था। जेड बॉयट को बताता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बोतल वाला पेड़, वो मैसेज, टेवेथा के घर का ढहना, ये सभी चीजें मेरे दिमाग को पागल कर रही हैं। फिर बॉयट जेड को शांत करता है और समझाता है कि जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि वो मैसेज एक चेतावनी थी।
वहाँ कुछ भी ढूंढने पर हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जेड बॉयड की बात पर ध्यान नहीं देता और अपने मन को शांत करने के लिए कहीं पर चला जाता है। तभी कुछ देर बाद टाउन के सभी लोग फ्यूनरल वाली जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर बॉयड पादरी के लिए कुछ अच्छी बातें कहता है और प्रार्थना करता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन तभी अचानक वहाँ ढेर सारे कौवे आ जाते हैं और पादरी की बॉडी के ऊपर उड़ने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे कौवे एक साथ कहां से आ गए, लेकिन ये एक बुरा संकेत भी हो सकता है क्योंकि कौओं का आना अशुभ माना जाता है। फिर सभी लोग डाइनर में चले जाते हैं ताकि कौवे उन पर हमला ना करें। जब टेवेथा, ईथन और जूली साथ में बैठे थे तभी विक्टर वहां आता है और ईथन को एक तस्वीर देता है जो उसने खुद ड्रॉ की थी। उस तस्वीर में जिम का पूरा परिवार था जिसे देखकर टेवेथा और ईथन दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। फिर विक्टर ईथन और टेवेथा से पूछता है कि क्या मैं विक्टर के साथ जा सकता हूँ, जिसके लिए टेवेथा उसे परमिशन दे देती है। फिर विक्टर ईथन को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डैनी सोफिया से बात करके उसका मन हल्का करता है क्योंकि सोफिया कौओं की वजह से अपने पापा का फ्यूनरल भी ठीक से नहीं कर पाई। डैनी सोफिया को बताता है कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और शायद वो कौवे जंगल से उड़कर आ गए होंगे। सोफिया डैनी से पूछती है कि क्या टेवेथा और उसका परिवार और जेड ये सभी यहाँ एक साथ आए थे। डैनी कहता है नहीं, वो लोग यहाँ एक साथ नहीं आए थे, लेकिन उनके आने के बाद हालात और भी बिगड़ गए। डैनी ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन बातों बातों में उसके मुंह से ये सब निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद बॉयड आकर डैनी को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद जूली सोफिया के पास आकर उससे बात करती है। सोफिया यही बात जूली से भी कह देती है, लेकिन जूली ये सुनकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। उसे लग रहा था कि सोफिया उसके परिवार की बेइज्जती कर रही है, जिसके बाद वो सोफिया को भला बुरा बोलकर डाइनर से चली जाती है। फिर टेवेथा बाहर जाकर जूली को समझाती है कि तुम सोफिया को गलत मत समझो, लेकिन जूली को उसकी बात बहुत बुरी लग गई थी, इसलिए वो चिल्लाते हुए टेवेथा से कहती है कि दिक्कत सोफिया में है क्योंकि उसके आने के बाद जिम गायब हो गया और फ्यूनरल के वक्त उन कौओं को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी की मौत का जश्न मना रहे हों। लेकिन टेवेथा जैसे तैसे जूली को शांत करती है और उसे वहां से ले जाती है। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो ईथन को अपना जॉइंट रूम दिखा रहा था, जो कि अब वो अपने पापा के साथ शेयर करता है। विक्टर अपने पिता हेनरी के आ जाने से बहुत खुश है क्योंकि अब वो अकेलापन महसूस नहीं करता। वो भी विक्टर को बहुत प्यार करते हैं और इसी वजह से विक्टर ने अब दुखी रहना छोड़ दिया है। तभी ईथन विक्टर से पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई लेक है। विक्टर ईथन का सवाल सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि आज से पहले ईथन ने कभी भी ऐसा सवाल नहीं पूछा था। फिर विक्टर ईथन से पूछता है कि तुम्हें वहाँ क्यों जाना है। जवाब में ईथन कहता है कि तुम मुझे वहाँ ले चलो और फिर मैं बता दूंगा कि मुझे उस लेक के पास क्या काम है। अब विक्टर ईथन की बात मान लेता है, जिसके बाद वो दोनों लेक की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टेवेथा जब विक्टर की बनाई हुई तस्वीर ड्रॉअर में रख रही थी तभी उसे लाइट हाउस की तस्वीर मिल जाती है। लाइट हाउस को देखकर टेवेथा को ख्याल आता है कि उसे एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए क्योंकि पिछली बार वो यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी, जरूर इस बार भी होगी। टेवेथा उस स्केच को अपने साथ ले लेती है और चुपचाप उसे कॉलोनी हाउस में रखाती है ताकि डोना को पता चल जाए कि वो लाइट हाउस में गई है। जब टेवेथा वो पेपर रखकर वहाँ से जा रही थी तभी हेनरी उसे देख लेते हैं। हेनरी टेवेथा से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन टेवेथा उनसे झूठ बोल देती है कि मैं घर जा रही हूँ। लेकिन हेनरी तुरंत समझ जाते हैं कि टेवेथा झूठ बोल रही है, इसलिए वो खुद भी टेवेथा के साथ चल देते हैं। टेवेथा उन्हें समझाती है कि आपको मेरे पीछे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं मानते। फिर कुछ देर बाद टेवेथा को मजबूरन बताना ही पड़ता है कि मैं लाइट हाउस में जा रही हूँ और इस बार मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी यहाँ से बाहर निकालूंगी। फिर हेनरी टेवेथा को समझाते हैं कि तुम्हें हर फैसला सोच समझकर लेना चाहिए क्योंकि पिछली बार डेल ने भी यही गलती की थी और वो बोतल ट्री से होते हुए सीधा एक दीवार से चिपक गया था। लेकिन टेवेथा हेनरी की बात नहीं मानती क्योंकि उसे कुछ भी करके यहाँ से बाहर जो निकलना था। फिर हेनरी टेवेथा को कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दूसरी तरफ जूली रस्सी लेकर उसी जगह पर जा रही थी क्योंकि उसे अपने पिता को बचाना था, लेकिन तभी रैंडल उसे रोक लेता है। रैंडल जूली को समझाता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है, लेकिन जूली उसकी बात नहीं मानती। जूली रैंडल को बताती है कि मुझे दोबारा अपने पुराने घर में जाना होगा जो टूट गया था
क्योंकि वहाँ पर ईथन की कुछ किताबें हैं जिनमें उन सभी रहस्यमयी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। ईथन उन्हें स्टोरी वॉकिंग कहकर पुकारता था। फिर जूली रैंडल से पूछती है कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं, और जवाब में रैंडल उसके हाथ से वो रस्सी ले लेता है और फिर उसके साथ चल देता है। फिर वो दोनों जूली के पुराने घर में जाते हैं और वहां रैंडल जैसे तैसे घर के अंदर घुस जाता है। फिर वो किताब ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ विक्टर ईथन को उस लेक के पास ले आता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जेड पहले से ही वहां नंगा होकर सो रहा था। फिर विक्टर जेड से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जवाब में जेड उसे बताता है कि मैं शांति ढूंढ रहा हूँ। ईथन को उस लेक में कुछ खास नहीं दिखता, क्योंकि जिम ने उसे बताया था कि तुम्हें आंसुओं से बना लेक ढूंढना है। फिर विक्टर ईथन से पूछता है कि सच बताओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। फिर ईथन उसे लेक ऑफ टीयर्स के बारे में सब कुछ बता देता है। विक्टर और जेड दोनों ही ईथन की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। फिर जेड ईथन के साथ लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ डैनी सोफिया को समझा रहा था कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जूली बहुत अच्छी लड़की है और वो जल्दी ही सब कुछ भूल जाएगी। फिर सोफिया डैनी से पूछती है कि मैं रहूंगी कहाँ। डैनी कहता है कि तुम कॉलोनी हाउस में रह सकती हो, लेकिन सोफिया वहां जाने से मना कर देती है, क्योंकि वहां पहले से ही बहुत सारे लोग रह रहे हैं। फिर सोफिया डैनी से पूछती है कि क्या मैं सारा के साथ रहने के लिए चली जाऊं, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। डैनी सोफिया की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे सारा का पास्ट अच्छी तरह पता है, लेकिन जब सोफिया उसे फोर्स करती है तो वो मान जाता है। दूसरी तरफ बॉयट मिरन से मिलने आया था। वो मिरन को समझाता है कि तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। मिरन एक पुलिस ऑफिसर है और अगर वही लोगों को खतरे में डालेगी तो बॉयट बाकी लोगों को क्या समझाएगा। बॉयट मिरन से कहता है कि तुम यहाँ कुछ चीजों में मेरी मदद कर सकती हो, जिससे मेरा भी काम कम हो जाएगा, और फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक गोली लाकर दे दूंगा जो तुमने मांगी थी। कहीं ना कहीं मिरन को भी बॉयट की बात सही लगती है, जिसके बाद बॉयट वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं, जो फातिमा को एक खास जगह लेकर आया था ताकि वो अपने मन का गुस्सा बाहर निकाल सके। दरअसल ये वही जगह है जहाँ ढेर सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तभी एलिस फातिमा को कहता है कि तुम इन गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर अपना मन हल्का कर सकती हो। फिर एलिस फातिमा को एक बैट दे देता है, जिसके बाद फातिमा एक गाड़ी को मार मार कर उसके सभी शीशे तोड़ डालती है। दूसरी तरफ ईथन, जेड और विक्टर जंगल में आंसुओं से बना लेक ढूंढ रहे थे। जेड ईथन से कहता है कि शायद ये एक कहानी होगी, क्योंकि लेक ऑफ टीयर्स जैसी कोई चीज होना नामुमकिन है। फिर जवाब में ईथन जेड से कहता है कि ये बिल्कुल उन रेड रॉक्स की तरह है जिनके बारे में पहले कोई नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में सबको यकीन हो गया। जब जेड और ईथन बातें कर रहे थे तभी अचानक विक्टर रुक जाता है। विक्टर देखता है कि एक कोने में उस येलो मैन के कपड़े पड़े हैं और उन्हें देखकर विक्टर को कुछ होने लगता है, जैसे वो इनके बारे में पहले से जानता हो। फिर जेड और ईथन विक्टर से पूछते हैं कि क्या हो गया, लेकिन विक्टर उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ रैंडल अभी भी घर के अंदर वो किताब ढूंढ रहा था। काफी ढूंढने पर उसे वो बैग मिल जाता है जिसके अंदर स्टोरी वॉकिंग वाली किताबें रखी हुई थीं। लेकिन जब रैंडल वो बैग लेकर बाहर जा रहा था तभी उसे एक लाश दिखती है। वो लाश अपनी जीभ बाहर निकाल रही थी, जिसे देखकर रैंडल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो जीभ नहीं बल्कि एक चूहा है। अब जाकर रैंडल की जान में जान आती है, जिसके बाद वो बैग लेकर बाहर आ जाता है। अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं, जो फातिमा को घर तक छोड़ने आया था। फातिमा एलिस को ढेर सारा धन्यवाद बोलती है, क्योंकि उसी की वजह से उसका मन हल्का हो पाया है, जिसके बाद एलिस वहां से चला जाता है। फिर फातिमा कॉलोनी हाउस में आकर एल्गिन से मिलती है और पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। एलिस फातिमा के कहने पर जंगल से ढेर सारी मिट्टी लेकर आया था। अब इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ टेवेथा और हेनरी बोटल ट्री के पास आ जाते हैं। हेनरी उस पेड़ को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसा ही पेड़ उसकी पत्नी ने भी अपने घर के पीछे बनाया था। इन दोनों पेड़ों में सिर्फ एक ही अंतर था, उस होल का, जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। अब टेवेथा उस बोटल ट्री के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी हेनरी उसे रोक देता है, क्योंकि टेवेथा के बच्चों को उसकी जरूरत है।
फिर टेवेथा हेनरी से कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन हेनरी नहीं मानते और उसे समझाते हैं कि तुम्हें इस पेड़ के अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी टेवेथा और हेनरी को वो सफेद कपड़ों वाला बच्चा दिखाई देता है जो पिछली बार टेवेथा को लाइट हाउस में ले गया था। टेवेथा उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुम मुझे दोबारा वहां ले चलोगे। वो बच्चा कहता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी टेवेथा और हेनरी को जंगल से कुछ आवाज आती है, जिसके बाद वो दोनों उस आवाज के पीछे चले जाते हैं। ये आवाज जेड, ईथन और विक्टर की थी जो भागते हुए बोटल ट्री के पास आ गए थे। हेनरी देखते हैं कि विक्टर बहुत उदास है, जिसके बाद वो विक्टर से पूछते हैं कि क्या हो गया, लेकिन तभी विक्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी जेड गौर करता है कि जमीन पर अजीब तरह के मशरूम उगे हैं और वो उन मशरूम्स को देखकर हैरान रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बॉयट अपनी बीवी की कब्र के पास आकर उससे बातें कर रहा था। दरअसल बॉयट अब ये लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया था क्योंकि इस लड़ाई का कोई अंत ही नहीं है। बॉयट अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे नहीं पता जेड और टेवेथा के बीच क्या रिश्ता है और वो लोग क्या जानते हैं, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग कुछ पाने के बहुत करीब हैं। फिर बॉयट अपनी बात कहते कहते थोड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक हाथ निकलता है और वो हाथ बॉयट को कस के पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। फिर बॉयट जैसे तैसे खुद को बचाता है, लेकिन ये सीन देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे भी हैं। और इसी के साथ 4th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं बॉयट, डोना और बाकी सभी ये चर्चा कर रहे थे कि वो येलो कपड़े किसके हैं। विक्टर के दिमाग में बार बार एक ही चेहरा आ रहा था, लेकिन वो उस चेहरे के बारे में किसी को भी नहीं बताता। इस वक्त वो सभी 2 सवालों में उलझे हुए थे। पहला कि वो येलो कपड़े किसके हैं और दूसरा कि ये कपड़े जिस भी शख्स के हैं वो इंसान है कहाँ। तभी हेनरी अपने बेटे विक्टर से अकेले में बात करने चला जाता है क्योंकि इस वक्त विक्टर को सपोर्ट और अपनेपन की जरूरत है। दूसरी तरफ डोना और एलिस जंगल में खाना लेने चले जाते हैं क्योंकि टाउन का जमा किया हुआ खाना खत्म हो रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं सारा सोफिया के कमरे में आकर उससे बात करती है और पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो, क्योंकि पूरा टाउन मेरे पास्ट के बारे में जानता है। फिर जवाब में सोफिया कहती है मुझे दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जब से इस टाउन में आई हूँ तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है और इसलिए मुझे तुम पसंद हो। अब सारा सोफिया की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जब सारा वहां से जाने लगती है तभी अचानक सोफिया कुछ मंत्र बोलना शुरू कर देती है, जिसके बाद सारा के कान अचानक फटने जैसे लगते हैं क्योंकि एक बहुत तेज आवाज उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। अब वो आवाज सारा से क्या करवाना चाहती है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ टेवेथा जेड से ईथन के बारे में पूछ रही थी जो कि इन दिनों अपनी ही कहानियों में उलझा हुआ है, लेकिन जेड टेवेथा से कहता है कि तुम ईथन को लेकर परेशान मत हो। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं और अपने दिमाग में चल रही कहानी को सच मानने लगते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब टेवेथा चाहकर भी जेड की बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो ईथन को अच्छी तरह से जानती है। उसे पता है कि ईथन कभी भी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाता। जरूर लेक ऑफ टीयर्स का कुछ तो राज है जिसे वो लोग समझ नहीं पा रहे। फिर टेवेथा अपने घर आकर ईथन से बात करती है। इस समय ईथन रेडियो की मदद से अपने पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेवेथा को देखते ही वो रेडियो छुपा देता है। ईथन का अभी भी यही कहना था कि मैंने अपने पापा को देखा है, जिसके बाद टेवेथा ईथन से कहती है कि अपना बैग पैक करो, हम ट्रिप पर जा रहे हैं। अगले सीन में हम जूली और रैंडल को देखते हैं जो कि अभी भी स्टोरी वॉकिंग के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल रैंडल को वो किताब बिल्कुल बकवास लगती है, लेकिन जूली को यकीन था कि स्टोरी वॉकिंग का कुछ तो मतलब है क्योंकि टेवेथा को यही किताब बार बार अपने सपनों में दिखती है। तभी टेवेथा वहां आ जाती है और जूली से कहती है कि हम ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन जूली टेवेथा के साथ नहीं जाती क्योंकि उसे स्टोरी वॉकिंग का राज ढूंढना था। फिर टेवेथा रैंडल से अकेले में बात करती है और कहती है मेरी बेटी को तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसका भरोसा कभी भी मत तोड़ना। फिर रैंडल टेवेथा को यकीन दिलाता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, जिसके बाद टेवेथा जूली को बाएं बोलकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ डोना और एलिस जब खाना लेने जा रहे थे तभी डोना डैनी से कहती है कि फातिमा पर नजर रखना क्योंकि डोना को शक था कि फातिमा कुछ तो छुपा रही है।
हालांकि एलिस के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो फातिमा को कभी भी शक की नजर से नहीं देखता और शायद यही उसकी गलती थी। फिर एलिस, डोना, टेवेथा और ईथन सभी जंगल में खाना लेने चले जाते हैं। उनके जाते ही फातिमा अपने कमरे में जाती है और एल्गिन से पूछती है कि काम हुआ या नहीं। जवाब में एल्गिन कहता है हाँ, काम हो गया, जिसके बाद फातिमा उसे वहां से भेज देती है। दरअसल फातिमा ने एल्गिन से कहकर ढेर सारी मिट्टी मंगवाई थी, लेकिन अब वो इस मिट्टी का क्या करेगी ये भी हमें आगे पता चलेगा। इधर हेनरी विक्टर से बात करके उसका मन हल्का करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्टर अभी भी अपनी पहेलियों में उलझा हुआ था। वो हेनरी को कुछ नतीजे दिखाता है जो उसने अपने दिमाग की मदद से पैदा किए हैं। फिर विक्टर हेनरी को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे उन्हें कुछ दिखाना था। दूसरी तरफ डैनी जब फातिमा के कमरे के नीचे से गुजर रहा था तो उसे छत की दीवार से पानी टपकता हुआ दिखाई देता है। ये देख डैनी को अंदाजा हो जाता है कि फातिमा कुछ तो गड़बड़ कर रही है, जिसके बाद वो दौड़कर फातिमा के कमरे में देखने जाता है। फातिमा मिट्टी को गीला करके उससे कुछ बना रही थी। अब ये सीन देखकर डैनी को डर लगने लगता है क्योंकि फातिमा पहले भी कई सारे कांड कर चुकी है। जिसके बाद वो दौड़कर सीधा बॉयड के पास पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं जब सारा चर्च में बैठी हुई थी तभी एल्गिन वहां आ जाता है। फिर सारा एल्गिन को देखते ही वहां से जाने लगती है क्योंकि उसने एल्गिन को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया था। तभी एल्गिन उसे कहता है रुक जाओ, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। फिर सारा उसे बताती है कि एक आवाज मुझे हर रोज परेशान करती है। वो बार बार मुझे कहती है कि एक गिलास से पानी पियो और फिर उस झूठे पानी को वापस जग में डाल दो, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो जितने भी लोगों को मैं चाहती हूँ वो सभी मारे जाएंगे। सारा और एल्गिन को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि सोफिया का हाथ है। अगले सीन में हम बॉयड को देखते हैं जो फातिमा से बात करने उसके पास आता है। बॉयड फातिमा से पूछता है कि तुम ये क्या बना रही हो। फातिमा उसे बताती है कि मैं एक मॉन्स्टर बना रही हूँ। फातिमा की बात सुनकर बॉयड के होश उड़ जाते हैं। फिर बॉयड फातिमा से पूछता है कि क्या इस बारे में एलिस को पता है। फातिमा कहती है कि नहीं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दरअसल फातिमा एक गोलेम बना रही थी जो इस निराशा भरे टाउन में एक उम्मीद की किरण लेकर आएगा, और इसके अलावा वो गोलेम फातिमा की सारी बात मानेगा। फिर बॉयड बाहर आकर ये बात डैनी को भी बताता है। डैनी बॉयड से कहता है कि हम फातिमा पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि अब फातिमा पहले जैसी नहीं रही। वो इस टाउन के लिए एक खतरा है और इसीलिए डैनी बॉयड को थोड़ा सावधान रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जूली उस किताब को रीड करके रैंडल को बताती है कि हमें एक बुकमार्क चाहिए होगा और उसके बाद ही हम इस कहानी को आगे बढ़ा पाएंगे। रैंडल जूली की मदद करना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उसने टेवेथा से वादा किया था। फिर रैंडल जूली से पूछता है कि हमें कैसा बुकमार्क चाहिए होगा। जवाब में जूली उसे अपने साथ ले जाती है। इधर डोना और टेवेथा जब जंगल में टहल रही थी तभी डोना उससे पूछती है कि क्या तुम किसी चीज से परेशान हो। टेवेथा बताती है कि मुझे हर पल बस एक सवाल सताता रहता है कि मैं आगे क्या करूंगी और अपने बच्चों को अकेले संभाल पाऊंगी या नहीं। फिर डोना टेवेथा को समझाती है कि लेक ऑफ टीयर्स जैसा कुछ भी नहीं है और अगर आगे कोई भी खतरा हुआ तो तुमसे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी क्योंकि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। अब टेवेथा डोना की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सोफिया उस आदमी की लाश को देख रही थी जो बॉटल ट्री के अंदर से होकर एक दीवार से चिपक गया था। इस समय क्रिस्टी और मारियल को सोफिया बहुत ही भली लड़की लगती है जो किसी से कुछ नहीं कहती। तभी सारा डाइनर में आ जाती है और सोचने लगती है कि उसे उस आवाज की बात माननी चाहिए या नहीं। फिर वो ग्लास में पानी निकालकर उसे पी लेती है, लेकिन वो झूठा पानी वापस जग में नहीं डालती और उसे फेंकवा देती है। तभी बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि सोफिया उस आदमी को देखते देखते गड्ढे के अंदर गिर गई थी। क्रिस्टी सोफिया से पूछती है कि तुम गिर कैसे गई, तो सोफिया बताती है कि शायद किसी ने मुझे धक्का दिया था। अब सारा समझ जाती है कि उस आवाज ने उसे वार्निंग क्यों दी थी, जिसके बाद वो फौरन डाइनर में जाकर एक ग्लास पानी पीती है और फिर अपना झूठा पानी वापस जग में डाल देती है। दूसरी तरफ जेड बॉयड को समझा रहा था कि तुम्हें फातिमा से सवाल करना चाहिए, लेकिन वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। लेकिन बॉयड जेड की बात समझ नहीं पाता, जिसके बाद जेड उसको समझाता है कि तुम फातिमा से ये मत पूछो कि उसने मॉन्स्टर क्यों बनाया, बल्कि ये पूछो कि वो उस गोलेम को अभी क्यों बना रही है। दूसरी तरफ रैंडल और जूली रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जूली रैंडल को आगे का प्लान समझा देती है।
जूली उसे एक सिंबल बनाकर देती है और कहती है, मैं पास्ट में जाकर स्टोरी वॉकिंग के उस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगी जो कुछ हमारे साथ अभी तक हुआ है, और जैसे ही मेरा बनाया हुआ साइन प्रेजेंट वाले साइन से मैच कर जाएगा तुम मुझे बाहर खींच लेना। अब रैंडल सारा प्लान समझ जाता है, जिसके बाद जूली उन पत्थरों के बीच से होती हुई सीधा पास्ट में पहुंच जाती है। वहां जूली देखती है कि कई सारे लोग सड़क पर मरे पड़े हैं, लेकिन तभी उसे वही येलो जैकेट वाला आदमी दिखाई देता है जो एक आदमी का मांस नोच नोच कर खा रहा था। फिर येलो मैन जूली को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है, जिसके बाद जूली तुरंत पेपर पर वो सिंबल बनाकर खुद को बाहर निकाल लेती है। फिर रैंडल जूली से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन जब जूली अपनी जेब से पेपर निकालकर देखती है तो वो बिल्कुल ब्लैंक था। इसका मतलब उसका ये तरीका काम नहीं कर रहा। इधर विक्टर हेनरी को कुछ अजीबोगरीब पेंटिंग दिखाता है जो उसने सालों पहले बनाई थी। हेनरी उन तस्वीरों को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि विक्टर की बनाई हुई पेंटिंग्स में वही येलो जैकेट वाला आदमी था। विक्टर हेनरी को बताता है कि वो कार में बैठकर हमारे पास आया था और हम में से कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। जब येलो मैन विक्टर की मॉम को नोच नोच कर खा रहा था तब विक्टर ने उसे देख लिया था और अब वो वापस लौट आया है। विक्टर की बातें सुनने के बाद हेनरी का पूरा शरीर कांपने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं बॉयड और डैनी फातिमा से पूछने जाते हैं कि तुम ये गोलेम क्यों बना रही हो। फातिमा बॉयड से कहती है कि इस गोलेम को बनाने की सिर्फ एक वजह है, मेरे इमोशंस। दरअसल मैं अपनी फीलिंग्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये हर पल मेरी बात सुने और मेरे दर्द को महसूस करे। मुझे यकीन है कि ये गोलेम मेरे दर्द को समझेगा और इसीलिए मैं इसे बना रही हूँ। फातिमा की बातें सुनने के बाद बॉयड उसे कुछ नहीं कह पाता, जिसके बाद वो और डैनी कमरे से बाहर आ जाते हैं। डैनी बॉयड से पूछता है कि तुमने फातिमा को कुछ कहा क्यों नहीं। बॉयड कहता है कि अभी वो जो कर रही है उसे करने दो और ध्यान रखना कोई भी उसके कमरे में ना जाए। डैनी भी बॉयड की बात अच्छी तरह से समझ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ईथन को जंगल में एक पक्षी घायल हालत में मिला था, जिसके बाद वो लोग उसे अपने पास रख लेते हैं। फिर टेबेथा उस पक्षी को ठीक करने के लिए उस पर थोड़ा पानी डालती है। अब एक तरफ तो टेबेथा उस पर पानी डाल रही थी और वहीं दूसरी तरफ रोजर को जमीन के नीचे एक बड़ी सी रस्सी जैसी चीज मिलती है जो पानी के अंदर जा रही थी। तभी पानी के अंदर से कुछ बाहर आने लगता है, क्योंकि यही तो लेक ऑफ टीयर्स है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 5th एपिसोड में हम देखते हैं डोना, ट्वेथा और एलिस पानी के अंदर उस बड़ी सी चीज को देख रहे थे। डोना को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर है क्या, इसलिए वो उस चीज को बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन एक आदमी डोना से मना कर देता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये टाउन रहस्यों से भरा हुआ है। फिर डोना कहती है कि हमें उस चीज को बाहर तो निकालना ही होगा क्योंकि आज रात हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। फिर डोना और बाकी के लोग उस चीज को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये किसी आदमी की लाश नहीं बल्कि कई सारे स्केयरक्रोज हैं। दूसरी तरफ ईथन दुखी होकर उस चिड़िया की बॉडी को दफना देता है क्योंकि वो चिड़िया मर गई थी। फिर ट्वेथा ईथन को समझाती है कि तुम उदास मत हो क्योंकि इस टाउन में इंसान और जानवर मरते ही रहते हैं। अगले सीन में हम जेड को देखते हैं जो खिड़की के बाहर मशरूम को देख रहा था, लेकिन तभी अचानक जेड को अपने आसपास ढेर सारे कीड़े दिखाई देते हैं। फिर वो कीड़े जेड पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी बॉयड जोर से चिल्लाते हुए पूछता है कि जेड क्या हो गया। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि बॉयड के चिल्लाते ही वो सारे कीड़े गायब हो जाते हैं, जिसके बाद जेड चैन की सांस लेता है और बॉयड से पूछता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अब जेड इस टाउन में रहकर थक गया था और उसने जीने की उम्मीद भी खो दी थी। फिर बॉयड जेड को समझाता है कि तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो वरना पागल हो जाओगे, लेकिन तभी जेड बॉयड को अपने साथ जंगल में ले जाने लगता है। दूसरी तरफ क्रिस्टी और मारियल घायल सोफिया का इलाज कर रही थी। दरअसल गड्ढे में गिरने की वजह से सोफिया का एक हाथ टेढ़ा हो गया और इसीलिए क्रिस्टी सोफिया से कहती है कि तुम एक गहरी सांस लो और मैं तुम्हारा हाथ ठीक कर दूंगी। इस समय सोफिया को बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है तभी क्रिस्टी एकदम से उसका हाथ सीधा कर देती है। अब हाथ सीधा होने के बाद सोफिया को काफी बेहतर लग रहा था, जिसके बाद क्रिस्टी मारियल से कहती है कि एम्बुलेंस से दवा लेकर आओ। फिर मारियल एम्बुलेंस से दवा लेने के लिए चली जाती है, लेकिन
लेकिन जब वो दवा ढूंढ रही थी तो अचानक से उसके हाथ हथकड़ियों से जकड़ जाते हैं। अब मारियल को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी एम्बुलेंस के अंदर एक डरावना ऑडियो प्ले हो जाता है जिसमें से मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये सीन देखकर मारियल का शरीर कांपने लगता है। दूसरी तरफ डोना, एलिस और बाकी के लोग उन स्केयर क्रोज के अंदर पत्थर भर रहे थे क्योंकि वो लोग उनको वापस पानी में फेंकने वाले हैं। दरअसल स्केयर क्रोज को खेतों में लगाया जाता है ताकि कौवे और बाकी के जानवर फसल के नजदीक ना आ पाए, लेकिन यहाँ के लोगों ने उनको पानी में फेंका था। इसका मतलब पानी में जरूर कुछ ऐसा है जिससे लोग डरते हैं और वो लोग नहीं चाहते कि वो चीज पानी से बाहर आए। तभी डोना देखती है कि ट्वेथा को कुछ हो रहा है। फिर डोना ट्वेथा से अकेले में बात करती है और पूछती है क्या हुआ। फिर ट्वेथा बताती है कि मैंने उन डॉल्स को पहले भी कहीं देखा है। कुछ यादें थी जो बार बार ट्वेथा के दिमाग में आ रही थी, लेकिन ट्वेथा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने उनको पहले कहां पर देखा। फिर डोना कहती है तुम परेशान मत हो क्योंकि जल्दी ही हम इन सभी स्केयर क्रोज को पानी में फेंकने वाले हैं। दूसरी तरफ जेड जब बॉयड को जंगल में लेकर आता है तो उसको अजीब अजीब से भ्रम होने लगते हैं। फिर जेड का सिर घूमने लगता है और वो इस जंगल से पूछता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मुझे सब कुछ जानना है, अपना बीता हुआ कल, मैं कौन हूँ और इस जगह का रहस्य क्या है, सब कुछ। तभी जेड को एक बच्चा दिखाई देता है जो जंगल के बीचों बीच वायलिन बजा रहा था और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जेड खुद था। फिर जेड बॉयड को बताता है कि जब मैं 12 साल की उम्र का था तो मेरी दादी माँ खत्म हो गई और मैं उनकी याद में पूरा पूरा दिन वायलिन बजाता रहता था। अब जेड का दिमाग और भी ज्यादा गर्म होने लगता है क्योंकि ये जंगल उसको उसकी दर्दनाक यादें याद दिला रहा था। लेकिन तभी वो बच्चा जेड के पास आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद जेड को एक डरावना आदमी दिखाई देता है जो अपने हाथ में खून से भरा हुआ कटोरा लिए खड़ा था और जेड को कह रहा था अंखुई। तभी बॉयड जेड को समझाता है कि एक बार तुम खून पीकर देख लो, हो सकता है कि ये खून असली ही ना हो। लेकिन वो बच्चा जेड को ऐसा करने से मना करता है। अब जेड को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात माने, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के हाथ से खून का कटोरा लेकर सारा खून पी जाता है। लेकिन तभी जेड को खून की उल्टियां होने लगती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। जेड को लगता है कि शायद बॉयड की बात सच निकली, लेकिन तभी उसको फिर से वो बच्चा दिखाई देने लगता है। वो बच्चा जेड से कह रहा था कि तुमने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि अब तुम्हारी सारी पुरानी और दर्दनाक यादें लौट आएंगी, वो यादें जिनको तुम अब तक भुलाना चाहते थे। फिर इतना कहकर वो बच्चा वहां से चला जाता है। फिर जब जेड उस बच्चे का पीछा करता है तो बच्चा उसको मिलता ही नहीं क्योंकि वो जंगल में गायब हो चुका था। दूसरी तरफ फातिमा जब गोलेम बना रही थी तो डैनी उससे मिलने के लिए आता है। फिर फातिमा डैनी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जवाब में डैनी उसको कहता है कि मैं बस देखने के लिए आया था कि तुम्हारा गोलेम कितना तैयार हो गया है। तभी डैनी फातिमा से पूछता है कि क्या तुम पिछली बातों को भुला पाई। फातिमा कहती है नहीं, क्योंकि वो एक खौफनाक मंजर था जिसको भुला पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी तरफ मारियल को भी गए बहुत समय हो गया था, जिसके बाद क्रिस्टी एम्बुलेंस में उसको देखने के लिए जाती है। क्रिस्टी जब एम्बुलेंस के अंदर देखती है तो मारियल बुरी तरह से कांप रही थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस वक्त उसके दोनों हाथ खुले हुए थे और वहाँ कोई भी हथकड़ी नहीं थी। फिर क्रिस्टी मारियल से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, लेकिन मारियल उसको कुछ भी नहीं बताती और कहती है मैं ठीक हूँ। लेकिन अब क्रिस्टी को भी अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो मारियल को बुलाती है और उससे बात करती है। अगले सीन में हम जेड को देखते हैं जो वायलिन की आवाज का पीछा करते हुए कॉलोनी हाउस के पास पहुंच गया था। जेड देखता है कि वो बच्चा अभी भी वायलिन बजा रहा है और उसके अलावा कई और लोग भी हैं जो कॉलोनी हाउस के बाहर खड़े होकर वायलिन बजा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि कॉलोनी हाउस के अंदर विक्टर के डैड हेनरी शराब पीकर बवाल मचा देते हैं क्योंकि वो उस तस्वीर को देखने के बाद बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि येलो मैन ने उनकी बीवी को मार दिया था। फिर विक्टर हेनरी को समझाता है कि आप हंगामा मत कीजिए, लेकिन हेनरी तो शराब के नशे में किसी की भी बात नहीं सुनते। फिर डैनी भी उनको समझाता है, लेकिन हेनरी दुख के मारे आसपास की चीजों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद डैनी उनको कस कर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ ईथन डोना के पास आकर उससे पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। जवाब में डोना उसको बताती है कि आज रात हम यहीं पर बिताने वाले हैं और फिर कल सुबह अपना सामान
पैक करके यहाँ से चले जाएंगे। फिर ईथन डोना से कहता है कि जब आप हमारे साथ होती हो तो हम लोग खुद को सेफ महसूस करते हैं, और ये बात सुनकर डोना को बहुत ही अच्छा लगता है। अगले सीन में हम जूली और रैंडल को देखते हैं जो रहस्यमयी पत्थरों से होकर वापिस आ गए थे। फिर जूली रैंडल से लड़ने लगती है क्योंकि वो बहुत ही डरपोक है, लेकिन तभी रैंडल उसको कहता है कि अगर उस समय मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालता तो आज तुम जिंदा नहीं होती। लेकिन जूली तो केवल अपने डैड के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जगह कितनी खतरनाक है। फिर सोफिया बाहर खड़े होकर जूली और रैंडल की बातें सुनने लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टी मारियल से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन मारियल क्रिस्टी को एम्बुलेंस में क्या हुआ था उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। फिर जब मारियल वहां से जाने लगती है तो वो गलती से सोफिया से टकरा जाती है, जिसके बाद उसको फिर से वही गुफा वाला सीन याद आने लगता है जब वो दीवार से इसी तरह चिपक गई थी। अब मारियल प्रेजेंट में होकर भी अपने पास्ट में चली जाती है, जिसके बाद उसका शरीर तेजी से कांपने लगता है। अब क्रिस्टी जब मारियल की हालत देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जेड वायलिन बजा रहे लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि खुद जेड ही है। दरअसल जेड इस जगह पर कई सालों से जन्म ले रहा है और ये सभी जेड के ही अलग अलग रूप हैं। अब जेड भी उन सभी को देखते ही समझ जाता है कि ये लोग अपने आप नहीं मरे थे और ना ही इनको मॉन्स्टर्स ने मारा था, बल्कि इन लोगों को इस टाउन के लोगों ने मारा था। फिर जेड उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हें किसने मारा। फिर जवाब में वो बच्चा कहता है कि मिनोज इन ए शार्क नेट, लेकिन जेड को उस बच्चे की बात समझ में नहीं आती। फिर वो बच्चा जेड से कहता है कि जब लोगों को पता चलेगा कि तुम इस टाउन पर हर बार जन्म लेते हो और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए वो बच्चे भी सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देते हैं, तो वो लोग तुम्हें फिर से मार डालेंगे। लेकिन जेड पूछता है कि मैं ये सब कैसे रोकूं और क्या हम कभी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। अब इस बात के जवाब में वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अब बॉयड को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही वो बच्चा और ना ही कोई और। उसकी नजरों में तो जेड खुद से ही बात कर रहा था। फिर बॉयड और जेड कॉलोनी हाउस के अंदर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डैनी और विक्टर मिलकर हेनरी को ऊपर लेकर जाते हैं और उसको शांत करते हैं। विक्टर डैनी से कहता है कि मैं अपने पापा का ख्याल रखूंगा, इसलिए डैनी निश्चिंत होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बॉयड और जेड जब आपस में बात कर रहे थे तो जेड को एक बार फिर से वही बच्चा दिखाई देता है, जिसके बाद जेड उस बच्चे के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन वो बच्चा आगे जाकर रुक जाता है और जेड से कहता है कि तुम्हें सच्चाई देखने के लिए रास्ते को क्लियर करना होगा। तभी जेड सामने की तरफ देखता है जहां ढेर सारा सामान रखा हुआ था। फिर जेड और बॉयड मिलकर सारे सामान को हटाते हैं और उनको सामान के पीछे एक सीक्रेट डोर नजर आता है, जिसका मतलब ये था कि वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा था। दूसरी तरफ क्रिस्टी मारियल से पूछ रही थी कि तुम्हें क्या हो गया है। फिर मारियल उसे बताती है कि मैंने रेडियो पर लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, वो लोग जो मॉन्स्टर्स को देखकर चीख रहे थे, और फिर मॉन्स्टर ने उनको तड़पा तड़पा कर मार दिया। क्रिस्टी मारियल को शांत करती है और कहती है कि इस जगह पर पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन मारियल को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। फिर मारियल क्रिस्टी को कहती है कि अगर हम मर भी गए तो भी इस जगह पर फंसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। और इतना कहकर मारियल वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम ट्वेथा, डोना और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो एक घर के अंदर आराम से सो रहे थे। तभी डोना एलिस को बताती है कि जिम ईथन को छोटा प्रोफेसर कहता है क्योंकि वो हमेशा सवाल जवाब पूछता रहता है। जिस समय ये लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी अचानक बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती है। फिर ट्वेथा उन आवाजों को सुनकर चौंक जाती है क्योंकि उसने ये पहले भी सुनी हुई थी। तभी डोना ट्वेथा से पूछती है कि तुमने ये आवाजें कहां पर सुनी। फिर ट्वेथा उसको बताती है कि बचपन में मैं स्क्वेयर क्रॉस के जैसे दिखने वाली डॉल से खेला करती थी, लेकिन फिर एक दिन एक आदमी ने उन डॉल्स को लेक में फेंक दिया क्योंकि उन डॉल्स की वजह से बुरे सपने आते थे। लेकिन कुछ समय बाद वो आदमी मर गया और तब से लेकर आज तक मुझे उसी आदमी के बुरे सपने दिखाई देते हैं। तभी अचानक से एक स्केयर क्रो उनकी झोपड़ी के अंदर घुस आता है और एक आदमी का गला पकड़ लेता है। फिर ट्वेथा और बाकी के लोग घबराकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन पैटी नाम की एक लेडी भागकर जंगल में
में चली जाती है। तभी वो स्क्वेयर क्रो उस आदमी के मुंह में हाथ डालकर उसको मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ एक और स्क्वेयर क्रो पैटी को पकड़ लेता है और उसको जलाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वहां पर एलिस आ जाता है और पैटी को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ डोना और ट्वेथा भी जंगल में छुप जाते हैं, लेकिन तभी एक स्क्वेयर क्रो डोना के पीछे आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। फिर डोना दर्द के मारे तड़पने लगती है, लेकिन तभी ट्वेथा पीछे से आकर उस स्क्वेयर क्रो की पीठ पर डंडा घुसा देती है और उसको मार डालती है। यह सीन इतना ज्यादा खौफनाक था कि उसको देखकर किसी भी आम इंसान की रूह कांप जाए। फिर सभी स्क्वेयर क्रोस को मारने के बाद डोना, ट्वेथा और एलिस चैन की सांस लेते हैं। दूसरी तरफ बॉयट और चेड जब उस अंडरग्राउंड जगह के अंदर जाते हैं तो वहां उनको हर तरफ लालटेन दिखाई देती है और उनसे निकल रही रोशनी के बीच एक रास्ता भी था। तभी चेड को एक बड़ी सी मकड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद वो बॉयट को आवाज लगाता है, लेकिन बॉयट वहां से गायब हो चुका था। फिर चेड अकेला ही आगे बढ़ने के बारे में तय करता है। अब उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां पर जा रहा है, लेकिन तभी बॉयट वहां पर आकर चेड को डरा देता है। बॉयट चेड से कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये जगह कॉलोनी हाउस के नीचे है। फिर चेड बॉयट की बात सुनकर उसके पीछे चलने लगता है, लेकिन तभी उसको फिर से वही बच्चा दिखाई देता है जो जेड को एक खास जगह पर ले जाना चाहता था। फिर जेड उसके पीछे चला जाता है और वो बच्चा जेड को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो 7 रहस्यमयी बच्चे मारे गए थे। अब जेड को समझ में नहीं आता कि वो बच्चा उसको यहाँ पर क्यों लेकर आया है, लेकिन तभी मॉन्स्टर्स जेड को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको जिंदा एक ताबूत के अंदर बंद कर देते हैं। जेड खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो ताबूत के अंदर बंद हो जाता है तो उसको अपने सामने एक डरावना बच्चा दिखाई देता है जो कि बार बार एक ही वर्ड बोल रहा था, अंखुई। फिर जेड जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद बॉयट उसको उठा देता है। अब जैसे ही जेड की आंख खुलती है तो वो खुद को खिड़की के पास बैठा हुआ देखता है। फिर वो बॉयट से पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा। बॉयट बताता है कि तुम यहाँ से गए ही कब थे, तुम कई घंटों से यहीं पर बैठे हो। और ये बात सुनकर जेड के होश उड़ जाते हैं। अब जेड समझ जाता है कि ये सपना इस जगह का इशारा था, जिसका मतलब था कि वो लोग उन मरे हुए बच्चों को ढूंढ सकते हैं और यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। और इसी के साथ 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब जेड के दिमाग में क्या चल रहा है और वो बच्चा सच में जेड के पास आया था या फिर ये उसका वहम था, ये सभी राज अब नेक्स्ट वीडियो में खुलने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज का हर एक एपिसोड एक हफ्ते बाद आता है, इसलिए अब जैसे ही इसके 5 एपिसोड इकट्ठे होंगे मैं उनको लेकर फिर से आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। अगर हो सका तो मैं हर हफ्ते एक एपिसोड अपलोड कर दिया करूंगा और बाद में इकट्ठे भी डाल दूंगा। बस आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और दोस्तों, इससे नेक्स्ट एक बहुत ही मजेदार सीरीज आने वाली है जिसका नाम है बर्लिन सीजन 2। इसका पहला सीजन मैंने अपने चैनल पर 1 जनवरी 2024 को अपलोड किया था, जो कि बहुत ही जबरदस्त सीरीज थी और सेकंड सीजन उससे भी जबरदस्त होने वाला है। सो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।